नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला आवंटन के लिए जो पोर्टल है उसके बारे में बात करेंगे। किन अभ्यर्थियों को गृह जनपद नहीं मिलेगा, किन अभ्यर्थियों को गृह जनपद मिल सकता है। इसके अलावा जिला जो भरना है आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट फिलिंग के लिए ऑप्शन जो मिलेगा उसमें भरते समय कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और जिला भरने से पहले आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं। दोस्तों, तो टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी भी सीटें जिस जिले में खाली हैं हम सबको डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को चक्षु प्रकाशन की बुक परचेज करनी है। इस बुक में दोस्तों 11 सबसे ज़्यादा पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस बुक में दिए गए हैं। ये दोस्तों बुक उत्तर प्रदेश राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल की परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है और इस बुक में सब कुछ डिटेल से दिया गया है। विस्तृत आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप तैयारी अपनी और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन है सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और इसकी गाइड आप लेना चाहते हैं तो गाइड भी मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से इन बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हर एक अभ्यर्थियों को सूचना मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से वर्ष 2021 में नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सूचना। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से कृषि विभाग में विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2018 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें अंतिम चयन के उपरांत आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 19 जून को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसकी संस्तुत विभाग को प्राप्त हुई है। दोस्तों, आगे यहाँ पर दिया गया है अंतिम चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया है तो विभागीय पोर्टल। दोस्तों, मैंने कहा कि हम आप सभी को इस वीडियो में पोर्टल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो पोर्टल है agriposting.upsdc.government.in इस नाम से जो पोर्टल है, इस पोर्टल को ओपन करके आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा। और ये दोस्तों पोर्टल यहाँ पर डेट भी दी गई है 20 सितंबर से उपलब्ध रहेगा, यानी कि 20 तारीख से आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं। ये पोर्टल 20 तारीख को ओपन हो जाएगा। आगे दिया गया अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से जनपद आवंटन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अभ्यर्थी नियुक्त प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों एवं महत्वपूर्ण तिथियों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com का निरंतर अवलोकन करते रहें। ये दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि जो पोर्टल है उस पोर्टल का नाम है agriposting.upsdc.government.in। ये पोर्टल 20 सितंबर से यानी कि परसों से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम ध्यान देंगे कि जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आप डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे तो वहाँ पर आप सभी लोगों को कौन कौन से जो आवश्यक निर्देश हैं वो आप सभी लोगों को पढ़ लेने हैं। हम आप सभी लोगों को सभी निर्देशों के बारे में बता रहे हैं और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि किन अभ्यर्थियों को गृह जनपद मिलने वाला है, किन अभ्यर्थियों को गृह जनपद नहीं मिलने वाला है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। बहुत ज़्यादा निर्देश नहीं है, अभी आप सभी लोगों को सभी निर्देश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर पहला निर्देश दिया गया है, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन जनपद आवंटन के आवेदन करने के हेतु पात्र होंगे जो कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी पद हेतु विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से चयनित हैं। तो केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए ये पोर्टल पर वो लोग इसमें जिला आवंटन के लिए भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक बात है, जिसका सिलेक्शन हुआ वही करेगा। अगला दोस्तों यहाँ पे स्टेप दिया गया, समस्त अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध नियुक्त प्रक्रिया से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तिथियों के अंदर ही समस्त प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी डेट दी गई है उस डेट के अंदर आप सभी लोगों को जो प्रक्रिया है कंप्लीट करनी है। थर्ड स्टेप में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर अपना आवेदन स्वयं भरे। यानी कि अभ्यर्थी जो है अपना आवेदन स्वयं भरे। और आगे दिया गया है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रक्रिया की
आवेदन की जो प्रक्रिया किसी साइबर कैफ़े या किसी अन्य माध्यम से की जा रही है तो समस्त प्रक्रिया अपनी उपस्थिति में ही संपन्न कराएं और आवेदन विकल्पों के चयन का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। कहने का मतलब है, अगर आप अपने आप ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट फिल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी साइबर कैफ़े के द्वारा करा रहे हैं तो आप अपनी उपस्थिति में कराएं ताकि चेक करते रहें कहीं पर कोई गलती ना हो। और जो डिस्ट्रिक्ट फिलिंग का जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद जो एक फाइनल प्रिंट निकलेगी उसको अपने पास रखना है। यहाँ पर 4 नंबर पे दिया गया है, अभ्यर्थियों की सहायता है तो आवेदन की क्रमवार प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश बनाकर पोर्टल पर उपलब्ध हैं। समस्त अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया को ठीक से समझने के उपरांत ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी कि जो जानकारी निर्देश दिए गए उसको पढ़ने के बाद ही आप सभी लोग पोर्टल पर अपना जो आवेदन करेंगे। आगे दिया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आवेदन करते समय जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग किया गया है अथवा विभाग को जो संशोधित मोबाइल नंबर अद्यतन कराया गया है ऑनलाइन या जो नियुक्त पदस्थापन प्रक्रिया में उसी मोबाइल नंबर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कहने का मतलब है, आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था उस समय जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग किया गया था उसी मोबाइल नंबर का यहाँ पर प्रयोग करना है। और अगर आपने अभी मोबाइल नंबर चेंज कराया है तो उस चेंज वाले मोबाइल नंबर के माध्यम से आप सभी लोगों को ये प्रोसेस करनी है। और जो आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पोर्टल पर जो ध्यान देनी है वो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन के दौरान निम्नानुसार अभिलेखों को अपलोड करना होगा। कहने का मतलब है, इन 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 पर है, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो 10 KB यानी कि 10 KB साइज़ JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों ये PNG में नहीं, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, अभ्यर्थी के गृह जनपद के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र ये जो होना चाहिए 300 KB में JPEG फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए, यानी कि PNG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप दिया गया है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में, अभ्यर्थी के पति या पत्नी के सरकारी सेवा में होने की दशा में उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र 4 MB साइज का जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों, अभी जो बताया गया था कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से भी सूचना दी गई थी कि किसी की पति या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो वो जो कि फॉर्मेट दिया गया था उस फॉर्मेट में आप जो वो प्रमाण पत्र एक बनवाना था, उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर 4 MB जो PDF फॉर्मेट में आप सभी लोग कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। जो 7 नंबर पॉइंट पे दिया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित जनपदों का वरीयता क्रम में समस्त जनपदों का चयन करना अनिवार्य है। दोस्तों जो आप जनपद यहाँ पर लिखा गया है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित जनपदों का वरीयता क्रम में समस्त जनपदों का चयन करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शित समस्त जनपदों का चयन नहीं किया जाता है तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यानी कि आप सभी लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट क्रम वाइज आप सभी लोगों को यहाँ पर चयन करना होगा सभी डिस्ट्रिक्ट का। आगे दिया गया है 8 नंबर पे, अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर वरीयता क्रम में विकल्प चुनने पर फाइनल सबमिट करने से पूर्व चुने गए विकल्प डिलीट करने का, विकल्प का क्रम आपस में बदलने का एवं चुने गए विकल्पों का देखने का ऑप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि जिस अभ्यर्थी ने कोई भी डिस्ट्रिक्ट फिल किया है, अगर वो उसको चेंज करना चाहता है या उसको डिलीट करना चाहता है तो फाइनल जो सबमिट है, यानी कि उस वेबसाइट पर जो फाइनल आप लॉग करेंगे उससे पहले आप सभी लोगों को ये कर लेना है। फाइनल लॉक करने के बाद आप सभी लोगों को ये मौका नहीं मिलने वाला है। आगे दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा जनपद के विकल्पों के चयन के उपरांत विकल्पों को लॉक किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों विकल्प चुनने के बाद लॉक करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों को लॉक नहीं किया जाता है तो वह ऑनलाइन नियुक्ति पद स्थापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि सब कुछ फिल करने के बाद आप सभी लोगों को अपना जो आवेदन है वो लॉक कर देना है। विकल्पों को लॉक फाइनल सबमिट करते समय उसी पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा जो अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय बनाया गया है। आगे दोस्तों जानकारी दी गई है 10 नंबर पॉइंट पे, समस्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र पूर्ण करके स्वयं समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन
फाइनल सबमिट करें। लॉक या फाइनल सबमिट के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, सब कुछ देख भाल के अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि फाइनल सबमिट जब आप करेंगे, लॉक कर देंगे, उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। विकल्पों को बदलने, निरस्त करने, संशोधन एवं करने से संबंधित कोई भी आवेदन या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो उसके लिए कोई भी आवेदन निदेशालय की तरफ से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे दिया गया है यहाँ पर 11 नंबर में, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन असत्य, भ्रामक, कूट रचित होगा तो विभाग का यह अधिकार होगा कि उसका आवेदन निरस्त कर दे एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई संस्तुत कर दे। अतः अपनी समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांचने के पश्चात ही अपने आवेदन को लॉक फाइनल सबमिट करे। 12 नंबर पर दोस्तों दिया गया है, अभ्यर्थी फाइनल लॉक सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किए गए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेगा। ये दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था। 13 नंबर पे दिया गया है, एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात जनपद आवंटन से संबंधित सूचना पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी दोस्तों जब आप जो डिस्ट्रिक्ट जो फिल करेंगे उसके बाद जो किस अभ्यर्थी को कौन सा जिला मिलेगा उसके लिए जो सूचना है वो जो पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आगे दिया गया है, जनपद आवंटन पत्र प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी आवंटित जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के भीतर समस्त वांछित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट के उप कृषि निदेशक जो कार्यालय है वहाँ पर आपको सभी अपने जो मूल प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना होगा। आगे दिया गया है 15 नंबर पर, अभ्यर्थी अपनी जिज्ञासा के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर जो दिए हैं इन पर 9 बजे से शाम 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेल आईडी है agritac2021@gmail.com, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या है तो। आगे दिया गया है दोस्तों इसी में, विकल्पों को लॉक करने के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी विकल्पों के संबंध में मोबाइल या ईमेल पर संपर्क नहीं करेगा। अगर किसी ने गड़बड़ कर दिया है विकल्प भरते समय और उसका फाइनल लॉक हो गया है, उसके बाद अगर वो कोई संशोधन चाहता है तो उसके लिए इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर फ़ोन नहीं कर सकेगा। आगे दिया गया है 16 नंबर पर, जनपद आवंटन में प्राथमिकता का लाभ लेने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विभाग का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थियों को मान्य होगा। यानी कि जिला आवंटन में आप जो प्राथमिकता के लिए लाभ लेने के लिए जो प्रस्तुत आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उस पर विभाग ही अंतिम निर्णय लेगा और अभ्यर्थियों को वही मानना होगा। उस पर किसी भी प्रकार का आवेदन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 17 नंबर में दिया गया है, सामान्यतः किसी चयनित अभ्यर्थी की गृह जनपद में तैनाती नहीं की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, सामान्यतः जो जनरली किसी भी स्टूडेंट को अपने गृह जनपद में तैनाती नहीं की जाएगी। आगे दिया गया है, दिव्यांगजनों एवं पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर गृह जनपद की अनिवार्यता नहीं होगी। ये भी अनिवार्य नहीं है कि अगर किसी की पति पत्नी या कोई भी विकलांग है तो उसको अनिवार्य रूप से गृह जनपद मिलेगा ही। अगर वो लोग कोई अदर डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो उन लोगों को वो भी मौका दिया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जनपद आवंटित करने हेतु तो प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनाने में, यानी कि जो जिला आवंटन के लिए जो प्राप्तांक के आधार पर, यानी कि जो आपके नंबर हैं उसके आधार पर श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट। उसमें जो प्राथमिकता किन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, तो सबसे पहले जो प्रथम वरीयता है दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दी जाएगी और जो द्वितीय वरीयता है पति एवं पत्नी दोनों सेवा में होने की दशा में एक ही जनपद में तैनाती हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आगे दिया गया 3rd नंबर पर, इसके अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थियों का जनपद आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सभी निर्देश थे और अगर आप ये सभी निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये हम सूचना प्रोवाइड करा देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट, यानी कि इस लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, आगरा में 9, अलीगढ़ में 32, प्रयागराज में 40, अंबेडकर नगर में 13, अमेठी में 22, अमरोहा में 19, औरैया में 2, आजमगढ़ में 51 सीट खाली हैं।
एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की। और दोस्तों जो रेड कलर के है यानी कि बागपत, इसमें 0 सीट है। जितना भी रेड कलर के दिया है वहाँ पर सीटें खाली हैं, बिल्कुल भी सीटें नहीं हैं। और जो यहाँ पे आगे दिया गया बहराइच में 68, बलिया में 27, बलरामपुर में 66, बंडा में 19, बाराबंकी में 19, बरेली में 15, बस्ती में 59, बिजनौर में 2 और इसी तरीके से आगे दिया गया है बदायूं में 29, बुलंदशहर में 31, चंदौली में 62, चित्रकूट में 29, देवरिया में 86, एटा में 10 और इसी तरीके से इटावा और अयोध्या, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में सीटें बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे दिया गया है फर्रुखाबाद में 12, फतेहपुर में 78, फिरोजाबाद में 24, गौतम बुद्ध नगर में 5, गाज़ियाबाद में 10, गाजीपुर में 51, गोंडा में 48, गोरखपुर में 105 और हमीरपुर में 10 सीटें खाली हैं। हापुड़ में बिल्कुल भी सीट नहीं है। हरदोई में 49, हाथरस में 24, जालौन में 31, जौनपुर में 14 और इसी तरीके से आगे भी दिया गया है कि झांसी में 15 सीट खाली हैं, कन्नौज में 4, कानपुर में 9, कानपुर देहात में 13, कासगंज में 11, कौशाम्बी में 21 और कुशीनगर में 40, लखीमपुर खीरी में बिल्कुल भी सीट खाली नहीं है। इसी तरीके से कुछ और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ललितपुर में 5 सीटें खाली हैं, लखनऊ में 14, महाराजगंज में 29, महोबा में 7, मैनपुरी में 26, मथुरा में 19, मऊ में 13 और मेरठ में 1 भी सीट खाली नहीं है। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर में 30, मुरादाबाद में 5, मुजफ्फरनगर में 4 और पीलीभीत में 21 सीट खाली। कुछ और जो ज़िले शेष रह गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ में 73, रायबरेली में 46, रामपुर में 16 और सहारनपुर में 1 भी सीट खाली नहीं है। संभल में 16, संत कबीरनगर ज़िले में 37 और संत रविदास नगर में 2 और शाहजहांपुर में 23, शामली में भी सीट खाली नहीं है। श्रावस्ती में 37, सिद्धार्थनगर में 93, सीतापुर में 14 और सोनभद्र में 51, सुल्तानपुर में 19, उन्नाव में 42 और वाराणसी में 61। कुल मिला के जो टोटल पोस्ट हैं 1987 पोस्टों का यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों के सभी डाउट दूर हो गए होंगे। अगर आप ये सभी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों इसकी जो सूचना है टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।